इस वीडियो में हम राम मनोहर लोहिया जी के बारे में जानेंगे, जो कि एक भारतीय राजनेता थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म मार्च में 23 तारीख को हुआ था और सन 1910 था। इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर सन 1967 में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। आरंभिक जीवन एवं उनकी शिक्षा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में, वर्तमान में अब अम्बेडकर नगर में स्थित है, अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता श्री हीरा लाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। 2.5 वर्ष की आयु में ही उनकी माताजी चंदा देवी का देहांत हो गया। उन्हें दादी के अलावा सरयू देई, परिवार की नाइन थी, ने पाला था। टंडन पाठशाला में 4वीं तक पढ़ाई करने के बाद विश्वेश्वरनाथ हाई स्कूल में दाखिल हुए थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते तो राम मनोहर को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उनके ऊपर गहरा असर हुआ। पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे राम मनोहर लोहिया जी। बम्बई के मारवाड़ी स्कूल में पढ़ाई की। लोकमान्य गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन विद्यालय के लड़कों के साथ 1920 में 1 अगस्त को हड़ताल की गई थी। गांधी जी की पुकार पर 10 वर्ष की आयु में स्कूल त्याग दिया था। पिताजी को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के चलते सजा हो गई थी। 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। 1924 में प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गया अधिवेशन में इनको शामिल किया गया। 1925 में मैट्रिक की परीक्षा दी इन्होंने। कक्षा में 61% नंबर लाकर प्रथम आए। इंटर की 2 वर्ष की पढ़ाई बनारस के काशी विश्वविद्यालय में पूरी की। कॉलेज के दिनों से ही खद्दर पहनना शुरू कर दिया था। 1926 में पिताजी के साथ गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में गए। 1927 में इंटर पास किया और आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता जाकर ताराचंद्र दत्त स्ट्रीट पर स्थित पोद्दार छात्र हॉस्टल में रहने लगे। विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया इन्होंने। अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस के न पहुंचने पर उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। 1928 से अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में सक्रिय हुए। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन किया। कलकत्ता में युवकों के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस तथा लोहिया विषय निर्वाचित समिति के सदस्य चुने गए। लोहिया जी विषय निर्वाचन समिति के सदस्य चुने गए थे। 1930 में द्वितीय श्रेणी में बीए की परीक्षा प्राप्त की थी। यूरोप में प्रवास। 1930 में जुलाई को लोहिया अग्रवाल समाज के कोष से पढ़ाई के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। वहां से बर्लिन गए। विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्नर जम्बार्ट को अपना प्रधानाध्यापक चुना। 3 महीने में जर्मन भाषा सीखी। 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी के दांडी यात्रा प्रारंभ की थी।
उसमें इन्होंने भाग लिया था। जब नमक कानून तोड़ा गया तब पुलिस अत्याचार से पीड़ित होकर वे हीरा लाल जी ने लोहिया को विस्तृत पत्र लिखा था। 23 मार्च को लाहौर में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के विरोध में लीग ऑफ नेशंस की बैठक में बर्लिन में पहुंचकर सीटी बजाकर दर्शक दीर्घा से विरोध प्रकट किया। सभागृह से उन्हें निकाल दिया गया। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बीकानेर के महाराजा द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर लोहिया ने रोमानिया के प्रतिनिधि को खुली चिट्ठी लिखकर उसे अखबारों में छपवाकर उसकी कॉपी बैठक में बंटवाई। गांधी इरविन समझौते का लोहिया ने प्रवासी भारतीयों विद्यार्थियों की संस्था मध्य यूरोप हिंदुस्तानी संघ की बैठक में संस्था के मंत्री के तौर पर समर्थन किया। कम्युनिस्टों ने विरोध किया। बर्लिन के स्पोर्ट्स पैलेस में हिटलर का भाषण इन्होंने सुना। 1932 में लोहिया ने नमक सत्याग्रह विषय पर अपना शोध प्रबंध पूरा कर बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि सन 1932 में प्राप्त कर ली। अब इनका स्वदेश आगमन एवं उनका स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग क्या है, आइए जानते हैं। 1933 में जब ये मद्रास पहुंचे, रास्ते में सामान जब्त कर लिया गया। समुद्री जहाज से उतरकर हिंदू अखबार के दफ्तर पहुंचकर 2 लेख लिखकर 25 रुपया प्राप्त कर कलकत्ता गए। कलकत्ता से बनारस जाकर मालवीय जी से मुलाकात की। उन्होंने रामेश्वर दास बिड़ला से मुलाकात कराई, जिन्होंने नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन 2 हफ्ते साथ रहने के बाद लोहिया ने निजी सचिव बनने से इनकार कर दिया। तब पिताजी के मित्र सेठ जमुना लाल बजाज लोहिया को गांधी जी के पास ले गए। उनसे कहा कि ये लड़का राजनीति करना चाहता है। कुछ दिन तक जमुना लाल बजाज के साथ रहने के बाद शादी का प्रस्ताव मिलने पर शहर छोड़कर वापस कलकत्ता चले गए। विश्व राजनीति के आगामी 10 वर्ष विषय पर ढाका विश्वविद्यालय में व्याख्यान देकर कलकत्ता आने जाने की राशि जुटाई। पटना में 17 मई 1934 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश के समाजवादी अंजुमन-ए-इस्लामिया हाल में इकट्ठे हुए, जहां समाजवादी पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया गया। यहाँ लोहिया ने समाजवादी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। पार्टी के उद्देश्यों में लोहिया ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जोड़ने का संशोधन पेश किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। 21 से 22 अक्टूबर 1934 को बम्बई के बर्लिन स्थित रेडिमनी टेरेस में 150 समाजवादियों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। लोहिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक मुखपत्र के संपादक बनाए गए। गांधी जी के विरोध में जाकर उन्होंने काउंसिल प्रवेश का विरोध किया। गांधी जी ने लोहिया के लेख पर 2 पत्र लिखे। 1936 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए पार्टी का दरवाज़ा खोल दिया। लोहिया बार बार कम्युनिस्टों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी जयप्रकाश नारायण जी एवं अन्य नेताओं को देते रहे। 1935 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां लोहिया को परराष्ट्र विभाग मंत्री का मंत्री नियुक्त किया गया, जिसके चलते उन्हें इलाहाबाद आना पड़ा। 1938 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में लोहिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के परराष्ट्र विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस के कम्युनिस्टों को पार्टी से निकालने का निर्णय लिया गया। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस को समाजवादियों ने समर्थन दिया। डॉक्टर लोहिया तटस्थ बने रहे।
लोहिया ने गांधी जी द्वारा यह कहे जाने पर कि बोस का चुनाव मेरी शिकस्त है पर प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव गांधी जी से सम्मानपूर्वक आह्वान करता है कि उनकी शिकस्त नहीं हुई है। गांधी जी की इच्छानुसार सुभाष चंद्र बोस कार्य समिति बनाने को तैयार नहीं हुए। नेहरू सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने बोस के साथ कार्य समिति में रहने से इनकार कर दिया। तब बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। लोहिया ने महायुद्ध के समय युद्ध भर्ती का विरोध, देशी रियासतों में आंदोलन, ब्रिटिश माल जहाज़ों में से माल उतारने व लादने वाले मजदूरों का संगठन, युद्ध कर्ज को मंजूर कर अदा न करने देना जैसे 4 सूत्री मुद्दों को लेकर युद्ध विरोधी प्रचार शुरू कर दिए। 1939 के मई महीने में दक्षिण कलकत्ता की कांग्रेस कमेटी में युद्ध विरोधी भाषण करने पर उन्होंने 24 मई को उनको गिरफ्तार कर दिया गया। कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने लोहिया ने स्वयं अपने मुकदमे की पैरवी और बहस की। 14 अगस्त को उन्हें रिहा कर दिया गया। 9 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस समिति के बैठक वर्धा में हुई, जिसमें लोहिया ने समझौते का विरोध किया। उसी समय उन्होंने शस्त्रों का नाश हो नामक प्रसिद्ध लेख लिखा। 11 मई 1940 को सुल्तानपुर के जिला सम्मेलन में लोहिया ने कांग्रेस से सत्याग्रह अभी नहीं नामक लेख लिखा। गांधी जी ने मूल रूप में लोहिया द्वारा दिए गए 4 सूत्रों को स्वीकार किया। 7 जून 1940 को डॉक्टर लोहिया को 11 मई को दोस्तपुर, सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है, में भाषण के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें कोतवाली में सुल्तानपुर में इलाहाबाद के स्वराज भवन से ले जाकर हथकड़ी पहनाकर रखा गया। 1 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून की धारा 38 के तहत 2 साल की सख्त सज़ा हुई। सज़ा सुनाने के बाद उन्हें 12 अगस्त को बरेली जेल में डाल दिया गया। 15 जून 1940 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा कि मैं युद्ध को गैर कानूनी मानता हूं कि युद्ध के खिलाफ मेरे पास कोई योजना नहीं है। इस वास्ते मैं युद्ध से सहमत हूँ। 25 अगस्त को गांधी जी ने लिखा कि लोहिया और दूसरे कांग्रेस वालों की सजाएं हिंदुओं को बांधने वाली जंजीर को कमज़ोर बनाने वाले हथौड़े के प्रहार हैं। सरकार कांग्रेस को सिविल नाफरमानी आरंभ करने और आखिरी प्रहार करने के लिए प्रेरित कर रही है। यद्यपि कांग्रेस उन्हें उस दिन तक के लिए स्थगित करना चाहती है जब तक इंग्लैंड मुसीबत में है। गांधी जी ने बम्बई में कहा कि जब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जेल में है तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता। उनसे ज़्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे मालूम नहीं। उन्होंने हिंसा का प्रचार नहीं किया। जो कुछ किया है उनका सम्मान बढ़ता है। उनसे उनका सम्मान बढ़ता है। 4 दिसंबर 1941 को अचानक लोहिया को रिहा कर दिया गया। देश के अन्य जेलों में बंद कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दिया गया। 19 अप्रैल 1942 को हरिजन में लोहिया का लेख विश्वासघाती जापान या आत्मसंतुष्ट ब्रिटेन गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया। गांधी जी ने टिप्पणी की कि मेरी उम्मीद है कि सभी संबंधित इसके प्रति ध्यान देंगे। सन 1942 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां लोहिया ने खुलकर नेहरू का विरोध किया। इसके बाद अल्मोड़ा जिला सम्मेलन में लोहिया ने नेहरू को झट पलटने वाला नट कहा। गांधी जी के साथ एक सप्ताह रहकर लोहिया ने गांधी जी को वायसराय के नाम पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें गांधी जी ने लिखा कि अहिंसात्मक सोशलिस्ट डॉक्टर लोहिया ने भारतीय शहरों को बिना पुलिस व फौज के शहर घोषित करने की कल्पना निकाली है।
लोहिया जी के द्वारा दुनिया की सभी सरकारों को नई दुनिया की बुनियाद बनाने की योजना की कल्पना गांधी जी के सामने रखी गई, जिसमें एक देश की दूसरे देश में जो पूंजी लगी है उसे जब्त करना, सभी लोगों को संसार में कहीं भी आने जाने व बसने का अधिकार देना, दुनिया के सभी राष्ट्रों को राजनीतिक आज़ादी तथा विश्व नागरिकता की बात कही गई थी। गांधी जी ने इसे हरिजन में छापा और अपनी ओर से समर्थन भी किया तथा अंग्रेजों के खिलाफ जल्दी लड़ाई छेड़ने को लेकर गांधी जी ने 10 दिन रुकने के लिए लोहिया को कहा था। 10 दिन बाद 7 अगस्त 1942 को गांधी जी ने 3 घंटे तक भाषण देकर कहा कि अपनी आज़ादी लड़कर प्राप्त करेंगे। अगले दिन 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव बम्बई में बहुमत से स्वीकृत हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त सन 1942 को जब गांधी जी ने व कांग्रेस के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिया गया था, तब लोहिया ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में फैलाया। लोहिया ने अच्युत पटवर्धन, सादिक अली, पुरुषोत्तम, टिकरम दास, मोहनलाल सक्सेना, रामनंदन मिश्रा, सदाशिव महादेव जोशी, साने गुरुजी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी आदि नेताओं का केंद्रीय संचालन मंडल बनाया। लोहिया पर नीति निर्धारण कर विचार देने का कार्यभार सौंपा गया। भूमिगत रहते हुए जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, आज़ाद राज्य कैसे बने जैसी पुस्तिकाएं इन्होंने लिखी। 20 मई सन 1944 को लोहिया जी को बम्बई में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद लाहौर किले की एक अंधेरी कोठरी में रखा गया, जहां 14 वर्ष पहले भगत सिंह को फांसी दी गई थी। पुलिस द्वारा लगातार उन्हें यंत्रणा दी गई कि 15 दिन तक उन्हें सोने नहीं दिया जाता था, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। 4 महीने तक ब्रुश या पेस्ट तक भी नहीं दिया गया। हर समय हथकड़ी बांधे रखी जाती थी। लाहौर के प्रसिद्ध वकील जीवन लाल कपूर द्वारा हैबियस कार्पस की दरखास्त लगाने पर उन्हें तथा जयप्रकाश नारायण को स्टेट प्रिजनर घोषित कर दिया गया। मुकदमे के चलते सरकार को लोहिया को पढ़ने लिखने की सुविधा देने पड़ी। पहला पत्र लोहिया ने ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर हेराल्ड जे लास्की को लिखा, जिसमें उन्होंने पूरी स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया। 1945 में लोहिया को लाहौर से आगरा जेल में भेज दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर गांधी जी तथा कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दिया गया। केवल लोहिया व जयप्रकाश ही जेल में थे। इसी बीच अंग्रेजों की सरकार और कांग्रेस के बीच समझौते की बातचीत शुरू हो गई। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बन गई। सरकार का प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर लोहिया से आगरा जेल में मिलने आया। इस बीच लोहिया के पिता हीरा लाल जी की मृत्यु हो गई, किंतु लोहिया जी ने सरकार की कृपा पर पैरोल पर छूटने से इनकार कर दिया। गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा में राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा बनी हुई है, जाइए तो वहाँ पे देखिएगा ज़रूर। 11 मई 1946 को लोहिया को आगरा जेल से रिहा कर दिया गया। 15 जून को लोहिया ने गोवा के पंजिम में गोवा मुक्ति आंदोलन की पहली सभा ली। लोहिया को 18 जून को गोवा मुक्ति आंदोलन के शुरुआत के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। 14 अगस्त 1946 को हरिजन में गांधी जी ने लिखा कि लोहिया को बधाई दी जानी चाहिए। 30 दिसंबर 1946 को नवाखली में हिंदू और मुसलमान के बीच अविश्वास को दूर करने में गांधी जी के साथ विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया। पूरे साल नवाखली, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली सभी जगह लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर सांप्रदायिकता की आग को बुझाने की कोशिश करते रहे। 9 अगस्त 1947 से लगातार हिंसा रोकने का प्रयास चलता रहा। 14 अगस्त की रात को हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारों के साथ लोहिया ने सभा की। 31 अगस्त को वातावरण फिर बिगड़ गया। गांधी जी ने अनशन पर बैठ गए।
तब लोहिया ने दंगाइयों के हथियार इकट्ठे कराए। लोहिया के प्रयास से शांति समिति की स्थापना हुई। 4 सितंबर को गांधी जी ने अनशन को तोड़ा। 29 सितंबर को बेलगांव में लोहिया को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 26, 27, 28 फरवरी से 1947 को सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में तटस्थ रहने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहिया जी का संयोग। जनवरी 1947 में लोहिया ने नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने तथा राणाशाही के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने की पहल की। 25 जनवरी 1948 को बम्बई हड़ताल को लेकर लोहिया जी ने गांधी जी से हड़ताल का समर्थन मांगा। 28 जनवरी को गांधी जी ने कहा कि कल आना, कल पेट भर की बात होगी। 30 जनवरी को लोहिया जब बिड़ला भवन के लिए निकले तब उन्हें गांधी जी की हत्या की खबर सुनकर दुख हुआ। मार्च 1948 में नासिक सम्मेलन में सोशलिस्ट दल ने कांग्रेस से अलग होने का निश्चय किया। लोहिया की प्रेरणा से रियासतों की समाप्ति का आंदोलन 650 रियासतों में समाजवादी चला रहे थे। 2 जनवरी 1948 को रीवा में हमें चुनाव चाहिए, विभाजन रद्द करो के नारे के साथ आंदोलन किया गया, जिसमें पुलिस ने गोली चलाई। 4 आंदोलनकारी शहीद हो गए। 1949 को सोशलिस्ट पार्टी द्वारा लोहिया के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के आमरण अनशन तथा नेपाल में राणाशाही के अत्याचार के खिलाफ सभा की गई। नेपाली दूतावास की ओर जब जुलूस बढ़ा तब लाठीचार्ज किया गया। लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 जून को देश भर में लोहिया दिवस मनाया गया है। मुकदमे में 2 महीने की कैद हुई थी। इनको 3 जुलाई को उन्हें रिहा कर दिया गया था। सन 1949 में पटना में सोशलिस्ट पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में लोहिया ने चौखंबा राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। पटना में हिंद किसान पंचायत की स्थापना भी हुई, जिसका अध्यक्ष लोहिया को चुना गया। 25 नवंबर 1949 को लखनऊ में 1 लाख किसानों ने विशाल प्रदर्शन किया। 26 फरवरी 1950 को रीवा में हिंद किसान पंचायत का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। दिल्ली में 3 जून 1951 को जनवाड़ी दिवस पर प्रदर्शन किया गया। रोजी रोटी कपड़ा दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो प्रदर्शनकारियों का मुख्य नारा रहा। 14 जून 1951 को सागर स्टेशन में लोहिया को गिरफ्तार कर बेंगलोर के हवालात में बंद कर दिया गया। 3 जुलाई को लोहिया छूटे। 24 जुलाई को वे विश्व सरकार के समर्थन के सम्मेलन में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम गए। 17 साल बाद वे पुनः बर्लिन पहुंचे। लोहिया इंग्लैंड, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया के कई देशों में गए। इजराइल से होकर 15 नवंबर को स्वदेश लौटे। 1951 में लोहिया को 3 जुलाई को समाजवादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया। सम्मेलन में जर्मनी, यूगोस्लाविया, अमेरिका, हवाई, जापान, हांगकांग, थाई देश, सिंगापुर, मलाया, इंडोनेशिया, श्रीलंका भी गए। लोहिया विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन से प्रिंसटन में मिले। आइंस्टीन ने कहा कि किसी मनुष्य से मिलना कितना अच्छा होता है, आदमी कितना अकेला पड़ जाता है। लोहिया ने अमेरिका में सैकड़ों स्थानों पर भाषण किए। उस समय उन्होंने एशिया की समस्त सोशलिस्ट पार्टियों का संगठन निर्मित करने का विचार बनाया। 25 मार्च से 29 मार्च 1952 में एशियाई सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन इसमें लोहिया शामिल नहीं हो सके। जयप्रकाश नारायण भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता बनकर रंगून गए। मई 1952 में पंचमढ़ी में सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन हुआ। आम चुनाव में हार के बाद लोहिया ने चुनावों की पराजय की 100 परीक्षा के बदले ठोस विचारों की ओर पार्टी को ले जाने का विचार दिया। गुजरात पार्टी सम्मेलन में इतिहास के चक्र की नई व्याख्या लोहिया द्वारा प्रस्तुत की गई।
24-25 सितंबर को 1952 में सोशलिस्ट पार्टी की जनरल काउंसिल बैठक में किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के विलय का निर्धारण किया गया। इस तरह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। 29 से 31 दिसंबर 1953 को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। वहां लोहिया ने इलाहाबाद थीसिस प्रस्तुत की। लोहिया को उनके मना करने के बावजूद पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया। 13 से 14 मई 1954 को उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी द्वारा नहर रेट की बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। 4 जुलाई 1954 को फर्रुखाबाद में वाणी स्वतंत्रता के संघर्ष को लेकर भाषण दिए जाने के कारण गिरफ्तार किया गया। नागपुर में 26 से 28 नवंबर 1954 के बीच केरल गोलीकांड पर विचार करने के लिए सम्मेलन हुआ। लोहिया केरल मंत्रिमंडल से इस्तीफा मांग चुके थे। 31 दिसंबर 1955 तथा 1 जनवरी 1956 को सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। लखनऊ में लोहिया के नेतृत्व में 1 लाख किसानों का प्रदर्शन हुआ। 1956 में लोहिया ने मैनकाइंड नामक पत्रिका शुरू की। सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम वार्षिक अधिवेशन भारत के मध्य बिंदु मध्य प्रदेश के ग्राम सिहोरा में 28 से 30 दिसंबर 1956 को हुआ। 2 नवंबर 1957 को लोहिया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत डाकिये से कुछ कहने पर अकारण गिरफ्तार कर लिए गए थे। 12 नवंबर 1958 को लोहिया पूर्वोत्तर के दौरे पर निकले, जहां उन्हें दौरा करने से रोक दिया गया। 1 साल बाद फिर उसी स्थान पर उर्वशियम नेफा से लोहिया ने पूर्वोत्तर में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 17 अप्रैल 1960 को कानपुर के सर्किट हाउस में अनधिकृत प्रवेश के कारण अपराध बताकर उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया। 1961 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के दौरान लोहिया की सभा पर मद्रास में पत्थर बरसाए गए। 1961 में लोहिया एथेंस, रोम और काहिरा गए। 1962 में चुनाव हुआ। लोहिया नेहरू के विरुद्ध फूलपुर में चुनाव मैदान में उतरे। 11 नवंबर 1962 को कलकत्ता में सभा कर लोहिया ने तिब्बत के सवाल को उठाया। 1963 के फर्रुखाबाद के लोकसभा उपचुनाव में लोहिया 58,000 मतों से चुनाव जीते। लोकसभा में लोहिया की 3 आना बनाम 15 आना की बहस अत्यंत चर्चित रही, जिसमें उन्होंने 18 करोड़ आबादी के 4 आने पर जिंदगी काटने तथा प्रधानमंत्री पर 25,000 रुपये प्रतिदिन खर्च करने का आरोप लगाया। 9 अगस्त 1965 को लोहिया को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। लोहिया जानते थे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रयोग आम जनता की प्रजातंत्र में 100% भागीदारी के रास्ते का रोड़ा है। उन्होंने इसे सामंती भाषा बताते हुए इसके प्रयोग के खतरों से बारंबार आगाह किया और बताया कि यह मजदूरों, किसानों और शारीरिक श्रम से जुड़े आम लोगों की भाषा नहीं है। उन्होंने लिखा, यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाए जाएं जिसे देश के करोड़ों आदमी न समझ सकें तो यह केवल एक प्रकार का जादू और टोना होगा। दुख की बात है कि लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन 1957 को हिंदी का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, जबकि लोहिया ने बार बार यह स्पष्ट किया कि अंग्रेजी हटाओ का अर्थ हिंदी लाओ कदापि नहीं है। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति और उनके प्रयोग की खुलकर वकालत की। उनके अनुसार अंग्रेजी हटाओ का अर्थ मातृभाषा लाओ था। भारतीय राजनीति का बेबाक और बिंदास चेहरा रहे राम मनोहर लोहिया 50 साल के दशक में ही भांप लिया था। उन्होंने लोकसभा में बल देकर अपनी बात रखते हुए कहा था, अंग्रेजी को खत्म कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग बंद हो। लोक भाषा के बिना लोक राज्य असंभव है। कुछ भी हो, अंग्रेजी हटनी ही चाहिए। उसकी जगह कौन सी भाषाएं आती है, यह प्रश्न नहीं है। किसी और किसी भाषा के साथ आपके मन में जो आए सो करें, लेकिन अंग्रेजी तो हटनी ही चाहिए, और वह भी जल्दी। अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए। देहावसान 30 सितंबर 1967 को लोहिया को नई दिल्ली के विलिंगटन अस्पताल, जो कि अब जिसे लोहिया अस्पताल कहा जाता है, को पौरुष ग्रंथि की ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था।
जहां 12 अक्टूबर सन 1967 को उनका देहांत 57 वर्ष की आयु में हो गया। गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी। देश में गैर कांग्रेसवाद की अलग जगाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि दुनिया भर के सोशलिस्ट एकजुट होकर मजबूत मंच बनाएं। लोहिया भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसी वाद के शिल्पी थे और उनके अथक प्रयासों का फल था कि 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई। हालांकि केंद्र में कांग्रेस जैसे तैसे सत्ता पर काबिज हो पाई। हालांकि लोहिया 1967 में ही चल बसे, लेकिन उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की जो विचारधारा चलाई उसी की वजह से आगे चलकर 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी। उस टाइम गैर कांग्रेसी पहली सरकार 1977 में बनी। लोहिया मानते थे कि अधिक समय तक सत्ता में रहकर कांग्रेस अधिनायकवादी हो गई है और वह इसके खिलाफ संघर्ष करते रहें, जैसी कथनी वैसी करनी। लोहिया के समाजवादी आंदोलन की संकल्पना के मूल में अनिवार्यतः विचार और कर्म की उभय उपस्थिति थी, जिसके मूर्तिमंत स्वरूप स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे और आजन्म उन्होंने कर्म और विचार की इस संयुक्त को अपने आचरण से जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वाधीन आंदोलन में भाग लेने वाले तमाम व्यक्तियों की भांति लोहिया प्रभावित थे। वे जेल भी गए और ऐसी यातनाएं भी सही। आज़ादी से पूर्व ही कांग्रेस के भीतर उनका सोशलिस्ट ग्रुप था, लेकिन 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों से मुक्ति पाने पर वे उल्लासित तो थे, लेकिन विभाजन की कीमत पर पाई गई इस स्वतंत्रता के कारण नेहरू और नेहरू की कांग्रेस से उनका रास्ता हमेशा के लिए अलग हो गया। स्वतंत्रता के नाम पर सत्ता की लिप्सा का यह खुला खेल लोहिया ने अपनी नंगी आंखों से देखा था और इसीलिए स्वतंत्रता के बाद की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसियों के प्रति उनमें इतना रोष और क्षोभ था कि उन्हें दूर दक्षिणपंथी और वामपंथियों दोनों को साथ लेना भी उन्हें बेहतर विकल्प ही प्रतीत हुआ था। मौलिक एवं ठेठ देसी चिंतक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के राजनेताओं में लोहिया मौलिक विचारक थे। लोहिया के मन में भारतीय गणतंत्र को लेकर ठेठ देसी सोच थी इनकी, जिसको बोलते हैं पक्का देसी। अपने इतिहास, अपनी भाषा के संदर्भ में वे कतई पश्चिम से कोई सिद्धांत उधार लेकर व्याख्या नहीं करने को राजी थे। सन 1932 में जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में देश से अंग्रेजी हटाने का जो आह्वान किया था। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की गणना अब तक के कुछ इन्हें गिने आंदोलनों में की जाती है। उनके लिए स्वराज स्वभाषा राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान का प्रश्न और लाखों करोड़ों को हीन ग्रंथि से उबरकर आत्मविश्वास से भर देने का स्वप्न था। मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं, बल्कि गर्व करें। इस सावंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके माँ बाप अगर शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज हैं। हालांकि लोहिया भी जर्मनी यात्री विदेश में पढ़ाई करके आए थे, लेकिन उन्हें उन प्रतीकों का एहसास था जिनसे इस देश की पहचान है। शिवरात्रि पर चित्रकूट में रामायण मेला उन्हीं की संकल्पना थी, जो सौभाग्य से अभी तक अनवरत चलती आ रही है। आज भी जब चित्रकूट के उस मेले में हजारों भूखे नंगे निर्धन भारतवासियों की भीड़ स्वयं में जुटती है, तो लगता है कि ये है कि चिंता लोहिया को थी, लेकिन आज इनकी चिंता करने के लिए लोहिया के लोग कहाँ हैं। राजनीतिक सुचिता के पक्षधर लोहिया ही थे, जो राजनीति की गंदी गली में भी शुद्ध आचरण की बातें करते थे। वे एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपनी पार्टी की राजनीतिक सरकार से खुलेआम त्यागपत्र की मांग की, क्योंकि इस सरकार के शासन में आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी। ध्यान रहे, स्वाधीन भारत में किसी भी राज्य में यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। हिंदुस्तान की राजनीति में तब सफाई और भलाई आएगी जब किसी पार्टी के काम खराब की निंदा उसी पार्टी के लोग करें। और यह मैं याद दिलाता हूँ कि मुझे यह कहने का हक है कि हम ही हिंदुस्तान में एक राजनीतिक पार्टी हैं जिन्होंने अपनी सरकार की भी निंदा की थी, और सिर्फ निंदा ही नहीं
की, बल्कि एक मायने में उसको इतना तंग किया कि उसे हट जाना पड़ा। कर्मवीर लोहिया जी केवल चिंतक ही नहीं, एक कर्मवीर भी थे। उन्होंने अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता के साथ मिलकर उन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया। 18 जून सन 1946 को गोवा को पुर्तगाल के आधिपत्य से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन आरंभ किया था। अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया था। इन्होंने सप्त क्रांतियाँ लोहिया अनेक सिद्धांतों जैसे कार्यक्रमों और क्रांतियों के जनक रहे। वे सभी अन्यायों के विरुद्ध एक साथ जिहाद बोलने के पक्षपाती थे। उन्होंने एक साथ 7 क्रांतियों का आह्वान किया। वे 7 क्रांतियाँ थीं। पहली थी नर नारी की समानता के लिए क्रांति, दूसरी चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति, तीसरा संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति, परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए क्रांति, पांचवा है निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति, छठा है निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति, और सातवां है अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। इन 7 क्रांतियों के संबंध में लोहिया ने कहा, मोटे तौर से ये हैं 7 क्रांतियाँ। सातों क्रांतियाँ संसार में एक साथ चल रही हैं। अपने देश में भी उन्होंने एक साथ चलाने की कोशिश करना चाहिए। जितने लोगों को भी क्रांति में पकड़ आई हो, इससे पीछे पड़ जाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते शायद ऐसा संयोग हो जाए कि आज का इंसान सब नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ता झूठता ऐसे समाज और ऐसी दुनिया को बना पाए कि जिसमें आंतरिक शांति और बाहरी या भौतिक भरा और पूरा समाज बन पाए। भारत विभाजन पर लोहिया जी के विचार। उस समय की तमाम ऐसी घटनाओं और स्थितियों का जिनके प्रति एक आम भारतीय नागरिक के मन में बहुत स्पष्ट और तार्किक व्याख्या नहीं है, लोहिया ने अपनी पुस्तक गिल्टी मैन एंड इंडियाज़ पार्टीशन, भारत विभाजन के गुनाहगार में परत दर परत रहस्यों को खोला है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय के पूरे आंखों देखे इतिहास को ही नहीं, बल्कि उसके एक सक्रिय जीवन पात्र रहे लोहिया की बातों को आज़ाद भारत में सत्तारूढ़ दल द्वारा एक विपक्षी नेता की खींच से ज़्यादा नहीं समझने दिया गया। जबकि सच्चाई यह है कि सत्ता हस्तांतरण के खेल की असलियत संग्रहालयों में दफन दस्तावेजों से ज़्यादा लोहिया जैसे नेताओं को भी मालूम थी, जिसे होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। लेखन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनेकों विषयों पर अपने विचार लेख एवं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित की। उनकी कुछ रचनाएं हैं अंग्रेजी हटाओ, इतिहास चक्र, देश विदेश नीति, कुछ पहलू, धर्म पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प, भारत विभाजन के गुनाहगार, मार्क्सवाद और समाजवाद, राग, जिम्मेदारी की भावना, अनुपात की समझ, समलक्ष्य, संबोध, समदृष्टि, सच, कर्म, प्रतिकार और चरित्र निर्माण, आह्वान, समाजवादी चिंतन, संसदीय आचरण, संपूर्ण और संभव बराबरी और दूसरे भाषण, हिंदू बनाम हिंदू। तो दोस्तों, ये थी राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी के बारे में। धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन पूरी कंप्लीट जानकारी है इसमें, कुछ छूटा नहीं है।